हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटीग्रेड मूवी की। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है नियोमी, और उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जिसका नाम है मैथ्यू। यहाँ पर ये दोनों बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं और यहाँ पर ये लड़की कांच को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम साबित होती है। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि ये दोनों गाड़ी के साथ बर्फ में दफन है। और यहाँ पर एक तूफान आया था जिसकी वजह से इन दोनों ने गाड़ी बंद करके अंदर ही सो गए थे। यहाँ पर इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की। अब इन्हें यह भी नहीं पता कि ये बर्फ की दीवार कितनी मोटी है और बाहर तूफान चल भी रहा है या बंद हो चुका है, और ये यहाँ पर अब फंस गए हैं। तो अब आप आगे देखेंगे कि ये आखिर बच निकलते हैं या फिर यहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। नियोमी जो कि 8 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो और मैथ्यू दोनों फंस चुके हैं। और यहाँ पर दोनों अपने खाने को देखते हैं कि उनके पास अब तक कुल कितना खाना बचा हुआ है और वे कितने दिनों तक यहाँ रह सकते हैं। बाहर हम देखते हैं कि तूफान अभी भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिर रही है। यहाँ पर नियोमी की ठंड से हालत बुरी हो रही है, और जब वे खाना देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास 11 से 12 दिनों तक का ही खाना और पानी बचा हुआ है। तो अब वे इस खाने को छोटी छोटी मील में कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे जिससे कि उनकी जान बच सके। नियोमी चाहती है कि वो और मैथ्यू दोनों बाहर जाए और बाहर जाकर किसी से मदद मांगे, लेकिन मैथ्यू ये बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि बाहर कितनी ठंड होगी और इस ठंड में उसकी पत्नी नियोमी जो कि प्रेग्नेंट है वो सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं, इसलिए वो नियोमी को भी जाने के लिए मना करता है और इसी के कारण दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। हालांकि इनके पास खाना पानी के साथ एक कैंडल भी है जिसके साथ ये दोनों अपने 3 दिन तो आराम से गुजार लेते हैं, लेकिन नियोमी बार बार शीशे का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इसी कारण फिर से दोनों में अनबन भी हो जाती है। यहाँ पर मैथ्यू धीरे धीरे अपने खाने को कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पर नियोमी एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसे ज़्यादा खाने और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और यहीं पर मैथ्यू सो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नियोमी को कुछ लिखने की आदत है। पर यहीं पर जब मैथ्यू सो जाता है तो नियोमी पानी की बोतल को बिना ढक्कन के ऐसे ही रख देती है जिससे मैथ्यू के हाथ लगने से वो पानी गिर जाता है, और इसी की वजह से मैथ्यू उस पर गुस्सा भी कर देता है, लेकिन वो उससे बाद में माफ़ी भी मांग लेता है। अब इन्हें यहाँ अपने गाड़ी के ऊपर किसी के पैरों की आवाज़ आती है। इन्हें लगता है कि कोई आदमी इनके पास आया है। ये दोनों जोर से गाड़ी को पीटने लगते हैं, लेकिन जैसे ये गाड़ी को पीटने लगते हैं तब वह आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई जानवर होगा जो धीरे धीरे दूर भागकर चला गया है, और इनकी ये उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूट गई। यहाँ पर मैथ्यू अब कैंडल से बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है जिससे कि वो पानी भी पी सके, और जब उनका खाना खत्म हो जाएगा तो वो उस बर्फ को खा सकते हैं। और यहाँ पर कैंडल की वजह से उनका थोड़ा सा दरवाज़ा कांच होता है वो खुल भी जाता है, और यहाँ पर पीछे नियोमी फ़ोन से खेल रही होती है। तभी फ़ोन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी बैटरी भी अलग हो जाती है, लेकिन जब वो दोबारा उस फ़ोन को चालू करती है तब उसमें कवरेज भी आ गया होता है। अब वो यहाँ पर किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है और वो अपने पापा को कॉल लगाती है और उनसे कहती है कि हम यहाँ पर बर्फ के नीचे दब चुके हैं, फंस चुके हैं, लेकिन उसे इस सिचुएशन की पता नहीं होता है और फ़ोन भी जल्दी से बंद हो जाता है। यहाँ पर मैथ्यू नियोमी पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं दी, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फ़ोन तो बंद हो चुका है। अब यहाँ पर नियोमी मैथ्यू से कहती है कि तुम कुछ खा लो, लेकिन मैथ्यू कम से कम खाना चाहता है। और यहाँ पर नियोमी अब मैथ्यू से कहती है कि क्यों ना हम बाहर जाए और बाहर जाकर बाहर की सिचुएशन को देखें, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू उसे मना करता है। वो कहता है कि ना जाने बाहर कितनी ठंड होगी और तुम इस सिचुएशन में बाहर चल भी पाओगी या फिर नहीं।
और यहीं पर 2 दिन बीत जाते हैं। अब तक यहाँ पर कुल 11 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर नियोमी की हिम्मत भी टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं लास्ट बार कुछ लिखना चाहती हूँ और लोगों को अपना लास्ट सिचुएशन बताना चाहती हूँ। लेकिन यहीं पर मैथ्यू नियोमी पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि हम दोनों बाहर निकलेंगे। यहीं पर उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ आती है जो कि बर्फ को साफ करने आई होती है। ये दोनों बहुत आवाज़ लगाते हैं लेकिन गाड़ी वाला कुछ भी सुनता नहीं है और वो यहाँ से चला जाता है, जिससे दोनों की जो बची कुची हिम्मत भी होती है वो भी अब टूटने लगी। यहीं पर उन्हें कुल 15 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर उनके पास अब खाना और पानी की कमी भी हो चुकी है और ना उनके पास पीने के लिए पानी है। इसलिए मैथ्यू जहाँ से शीशा टूटा हुआ है वहाँ से बर्फ को पिघला कर पानी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन यहीं पर नियोमी की तबीयत अब खराब होने लगी है और वो सीट के कवर को तोड़कर उससे शीशा तोड़ने की कोशिश करती है और बाहर निकलने के लिए कोशिश करती रहती है। और यहीं पर नियोमी की डिलीवरी होने वाली होती है। मैथ्यू उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और यहाँ पर ये एक बेबी गर्ल को नियोमी जन्म देती है, जिसका नाम दोनों ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव होता है और इन्हें लगता है कि ये यहाँ से बचकर जरूर निकल जाएंगे। नियोमी ने गाड़ी के हेडरेस्ट से गाड़ी का शीशा तोड़ लिया था, जिससे बाहर की ठंड अंदर आ रही थी। और यहीं पर मैथ्यू अपने जैकेट को उतार कर अपनी बेटी ओलिविया को पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। यहीं पर दोनों अब सिर्फ बर्फ को ही खाते हैं क्योंकि उनके पास अब खाना बचा ही नहीं है। और यहाँ पर मैथ्यू का शरीर अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है क्योंकि उसे फीवर हुआ है और वो यहीं पर इसी हालत में सो जाता है। और जब सुबह नियोमी उसे उठाने की कोशिश करती है तब वो नहीं उठता है। दरअसल मैथ्यू की मौत हो चुकी है और अब नियोमी दर्द के मारे कर्रा उठती है और अब उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। अब उसके पास उसकी बेटी होती है ओलिविया, इसके लिए उसे अब जीना होगा और उसके पास अब खाना भी नहीं बचा है। वो अपनी डायरी तक को खा चुकी है और यहीं पर अब उन्हें फंसे कुल 24 दिन बीत चुके हैं। और यहाँ पर नियोमी अपने पति मैथ्यू के कपड़े उतार लेती है ताकि वो अपने आप को और अपनी बेटी ओलिविया को घर में रख सके। अब वो यहाँ पर निराशा से लेटी हुई थी, तभी उसे गाड़ी के शीशे पर सूरज की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पर नियोमी को लगता है कि अब सूरज निकल गया है और बर्फ पिघलने लग गई है। उसके चेहरे पर एक पानी की बूंद टपकती है और वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती और वो अब यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। वो अपनी बेटी ओलिविया को बाहर लेकर निकल जाती है और अपने पति को अंतिम अलविदा कहती है। वो अब यहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो गाड़ी में वापस चली जाए या फिर आगे का सफ़र तय करे। लेकिन अब वो आगे का सफ़र तय करने लगती है। उसमें जीने की आस नहीं है, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए जीना होगा और उसे आगे बर्फ के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है। वो चलती रहती है लेकिन उसे कहाँ पर भी लोग नसीब नहीं होते। उसे नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना है, लेकिन तभी उसे आसमान में एक प्लेन जाती हुई दिखती है। तब वो डिसाइड करती है कि जिस तरफ प्लेन जा रहा है वो भी उसी दिशा में जाए। लेकिन ये रास्ता और भी कठिन होता है, लेकिन उसने एकदम सही फैसला लिया था क्योंकि यह एक शॉर्टकट था और उसे वहाँ पर एक होटल दिखाई देती है और वो उस होटल में चली जाती है जहाँ पर उसे और उसके बेटी ओलिविया को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। यहाँ पर उन्हें कई सारी बीमारियाँ हो चुकी थी जैसे कि हाइपोथर्मिया और फीवर आदि कई। लेकिन इतने दिनों तक जो इनकी जान बची थी वो इग्लू इफेक्ट की वजह से जान बची थी, यानी कि गाड़ी में जब ये तीनों दफन थे तो वहाँ पर इतनी ठंड आ नहीं पा रही थी और वो जिंदा बचे थे। यहाँ पर उसे फील होता है कि मैथ्यू ने जो डिसीजन लिया था वो सही